नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम फर्स्ट में स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे प्राप्त हो सके। आप सभी को पता है एग्जाम फर्स्ट इनिशिएटिव में जहां पर मैं आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करने वाला हूं और आपको आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम के सपने हैं उसको साकार करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला सवाल, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया डिड द पुर्तगीज बिल्ड द फर्स्ट फोर्ट। आपको बताना है कि पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पे अपना पहला जो है फोर्ट बनाया हुआ था। तो राइट आंसर दें, बहुत ही सिंपल सवाल है सभी लोग। तो आप सभी लोगों को पता है कि कोचीन पे पुर्तगालियों ने सबसे पहला फोर्ट बनाया था। बहुत सारे लोग यहां पर जवाब गोवा देने लगते हैं, लेकिन आपको पता है कि सबसे पहले पुर्तगाली के रूप में भारत आने वाले यूरोपियों के रूप में पुर्तगाली ही थे और पुर्तगालियों वास्को डी गामा भारत की सरजमी पे आता है 1498 में, जो कि कालीकट नामक बंदरगाह में पहुंच करके वहां के तत्कालिक राजा जमोरिन के द्वारा उसका वेलकम किया जाता है। फिर बहुत सारे मुनाफा यहाँ से जो वस्तुएं ले जाता है उसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाता है और उसके बाद पुर्तगालियों का आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर दूसरी बार जब पुर्तगाली आते हैं तो कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाते हैं और पुर्तगालियों ने गोवा को फिर बाद में अपनी कोचीन के बाद जो है गोवा को सेकेंड राजधानी बहुत ही बाद में बनाया है, जो कि नीनो ड्यूक उन्होंने बनाया था। लेकिन गोवा को जीतने वाला है अल्बुकर्क, क्योंकि 1510 में वहां के यदि आपसे कहा जाए बीजापुर के सुल्तान से इसको हासिल करता है। तो आपको कोचीन इसका राइट आंसर करना है। और आने वाले के क्रमों में यदि आपसे कहा जाए यूरोपीय कौन आए थे तो पुर्तगालियों को राइट आंसर करना है। वास्को डी गामा कौन था? पुर्तगाली था जो भारत में 1498 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। यदि आपसे कहा जाए कि भारत में ब्रिटिश सत्ता को स्थापित करने वाला व्यक्ति जो है इनमें से कौन हुआ है, तो आपको पता है वारेन हेस्टिंग, जो कि आपको पता है बंगाल के गवर्नर जनरल पहले हुए हैं। क्या यही इसके फाउंडर है? नहीं। ठीक है, आपको पता है, आप सभी को पता होगा कि रॉबर्ट क्लाइव इसका राइट आंसर होगा। रॉबर्ट क्लाइव वो शख्स है जो कि अपनी समझदारी और सूझबूझ से पहले तो बंगाल के नवाब जो है सिराजुद्दौला से अली नगर की संधि करता है, बाद में पता है इनके साथ विश्वासघात करता है और प्लासी के युद्ध का परिणाम आप सभी को पता है कि उधर बंगाल का जो नवाब सिराजुद्दौला था उसकी हार हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में जो है अंग्रेजी सत्ता या बंगाल को अपने अधीन धीरे धीरे कर लिया था। बाद में रॉबर्ट क्लाइव चला जाता है, पुनः एक बार बक्सर की लड़ाई होती है और बक्सर की लड़ाई के परिणाम के बाद जो है शाह आलम जो मुगल बादशाह हैं उनसे संधि करने के लिए भी रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव बड़ा ही मतलब चालू आदमी था और इसके द्वारा ही भारत में यदि आपसे कहा जाए ब्रिटिश एम्पायर को सबसे पहले स्थापित किया गया था। ये बंगाल के गवर्नर के पद में सबसे पहले आसीन होता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता। यदि आपसे कहा जाए कलकत्ता सिटी का फाउंडर जो है इनमें से किसे कहा जाता है, तो कलकत्ता शहर का फाउंडर यदि आपसे पूछा जाए तो आप लोग राइट आंसर करेंगे जॉब चारनाक। जॉब चारनाक के ये जो है इनके द्वारा जो है कलकत्ता जो शहर है वो बसाया गया था। 3 गांव थे, कालीकत, सुतानाती वगैरह, उनको मिलाकर के जमींदारी लेकर के इसको बनाया गया था। गिराल्ड आंगियार जो है मुंबई शहर के फाउंडर है। वैसे मुंबई शहर जो है पुर्तगालियों से अंग्रेजों को दहेज में प्राप्त हुआ था और बाद में वहां के राजा जो है चार्ल्स ने उनको दे दिया था और यहां पर यदि आपसे कहा जाए गिराल्ड आंगियार जो है उसके फाउंडर कहे जाते हैं। दी फर्स्ट The first event related to the War of Independence of 1857, 1857 की क्रांति, 1757 के 100 सालों के बाद, प्लासी के युद्ध के ठीक 100 सालों के बाद 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ है उसकी पहली घटना क्या थी? तो इसकी पहली घटना के क्रम में आप सभी लोग जानते हैं कि उस समय की तत्कालिक घटना कि सैनिकों में व्याप्त असंतोष, उसके पीछे की वजह यह थी कि मंगल पांडे जो हैं वहां पर आपको पता है बैरकपुर छावनी पे जो कि 34वीं इन्फेंट्री के जवान है और अपने जो है लेफ्टिनेंट को मार देते हैं और उसके बाद यह जो है आंदोलन काफी गति पकड़ता है और 1857 के रिवॉल्ट की जो पहली घटना इस क्वेश्चन के हिसाब से मानी जाएगी तो आपको पता है कि एक सिपाहियों का काफिला जो है दिल्ली की तरफ बढ़ता है और दिल्ली में जो मुगल बादशाह तत्कालिक रहते थे बहादुर शाह जफर, उनको अपना जो है बादशाह मान लेता है। और आपको पता है इस 1857 की क्रांति में अलग अलग क्षेत्रों में क्रांतियां जो है 1857 का रिवॉल्ट जो है देखने को मिला है। 1857 का विद्रोह जो है यदि आपसे कहा जाए तो कानपुर में इसके लीडर जो है नाना साहब थे, ठीक है, जो कि बाजीराव सेकंड पेशवा के उत्तराधिकारी थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, विरोध कर रही थी। वहीं पर आपको पता है इलाहाबाद में लियाकत अली साहब थे। आपको पता है दिल्ली में जो है बहादुर शाह जफर और साथ ही साथ बख्त खान जो है उनके कमांडर इन चीफ बने हुए थे। साथ ही साथ जगदीशपुर आप लोग नाम सुने होंगे जो कि बिहार में है, वहां पर जो राजा उस समय के राजकुमार कुंवर सिंह जो है वह लीडिंग कर रहे थे। इस तरीके से 1857 की क्रांति जो है उत्तर भारत के बहुत सारे एरिया और इवन कि असम में भी यदि आपसे कहा जाए पुरंदर सिंह और यदि आपसे मनीराम दत्ता जैसे महान लीडर जो थे और इस एरिया में ही रही है। मतलब दक्षिण भारत में 1857 की क्रांति का इतना ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला है। तो 1857 के रिवॉल्ट की शुरुआत की पहली घटना यह है सिपाहियों के द्वारा मेरठ से अपनी टुकड़ी को लेकर के दिल्ली किले में आ जाना और आखिरी घटना 1857 की क्रांति क्या होती है, रानी जब लक्ष्मीबाई इस विद्रोह को करते हुए जब शहीद होती है तो इसकी
1858 में आखिरी घटना होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। आप लोगों ने हिंदुस्तान यदि आपसे कहा रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में सुना होगा। जब क्रांतिकारियों के द्वारा जो है दूसरे चरण के क्रांतिकारी आते हैं तो उनके द्वारा कानपुर में एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाई जाती है। उसके फाउंडर जो है सचिन नाथ सान्याल साहब थे। लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है आपको पता है एचआरए जब बनाई जाती है तो उनके द्वारा एक कॉन्स्पिरेसी की जाती है जिसको आप लोग काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से आप लोग जानते हैं। काकोरी कांड के बाद जो है काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद जो लूट होती है उसके बाद उस संगठन के जो बड़े लीडर हैं जैसे अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सबको फांसी की सजा दे दी जाती है। फिर उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया जाता है। ये 1928 में बनता है जो कि दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के फाउंडर जो है चंद्रशेखर आजाद कहे जाते हैं। इसमें भगत सिंह, राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारी जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है यही आपको पता है लाला लाजपत राय के जो साथ साइमन कमीशन के विरोध के दौरान जो उनके ऊपर लाठियों से प्रहार किया गया था उसका बदला लेते हैं। सैंडर्स जो है उस समय उसकी लाहौर में जो एक हैं उनकी हत्या करते हैं अंग्रेज अधिकारी की। साथ ही साथ इनके द्वारा जो है असेंबली में एक बम फेंका जाता है जिससे बहरी सरकार के कानों में पता है भारतीयों की आवाज और भारतीयों का दर्द जो है पहुंच सके। और लाहौर कॉन्स्पिरेसी में भी इनकी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की ही भूमिका होती है। तो आप सभी को पता होगा वेयर डिड द महात्मा गांधी स्टार्ट द साल्ट सत्याग्रह। साल्ट सत्याग्रह की शुरुआत जो है गांधी जी ने कहां से की थी? तो आप सभी को पता है गांधी जी जब भारत आते हैं तो सबसे पहले आंदोलनों में केक खाते हैं। केक का मतलब यहां पर क्या? केक का मतलब सी मतलब चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। फिर उसके बाद गांधी जी खिलाफत और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में लीड करते हैं। लेकिन एक चौरी चौरा हत्याकांड के बाद जो है चौरी चौरा में जो घटना होती है उसके बाद गांधी जो है अपने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को लौटा लेते हैं। उसके बाद गांधी जी को जेल में भी डाल दिया जाता है लेकिन उनके खराब स्वास्थ्य की वजह से 1924 में गांधी जी जेल से रिहा हो जाते हैं। और उसके बाद आप लोग जानते हैं गांधी जी काफी समय तक शांत रहते हैं। 1929 का लाहौर अधिवेशन जहां पर पूर्ण स्वराज की बात की जाती है, जवाहरलाल नेहरू जहां पर प्रेसिडेंट बनते हैं, गांधी जी वहां से भी फिर से आंदोलनों को गति करने लगते हैं। गांधी जी अपनी पता है एक यंग इंडिया नाम के न्यूज़पेपर में अपनी कुछ मांगे लिखते हैं अंग्रेज सरकार के लिए कि इन मांगों को इरविन जो उस समय वायसराय होते हैं पूरा करिए, नहीं तो मैं आंदोलन खड़ा करूंगा। और यहीं पर गांधी जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो पहला फेज है उसी पहले फेज में गांधी जी नमक बनाकर के दांडी से जो है नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को निकलते हैं और 6 अप्रैल को दांडी में पहुंच करके नमक बनाते हैं। और इसी को आप लोग जानते हैं साल्ट सत्याग्रह। और ये जब गांधी जब नमक कानून को तोड़ते हैं तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और पूरे भारत में ठीक है जो नमक पे लगने वाले टैक्स के विरोध में जो है जो सबसे मूलभूत जरूरत है उसके लिए आंदोलन जो है काफी गति पकड़ लेते हैं। तो ये गांधी जी का दांडी मार्च है और काफी फेमस है। अभी आप लोगों ने देखा होगा करंट के समाचार पत्रों में आपको पता आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में भी आपने इस दांडी मार्च की काफी ज्यादा जो है फुटेज और बहुत सारी चीजें जो है देखी होंगी। और न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल भी निकले हुए थे। ऑन व्हाट चार्ज व जतिन दास अरेस्ट। जतिन दास जो है एक महान क्रांतिकारी हुए। ये किस केस में इनको गिरफ्तार किया गया था? इनकी गिरफ्तारी से ज्यादा जो है इनकी जो शहादत है वो हमें सभी को पता है कि 64 दिन तक भूख हड़ताल में रहे थे क्योंकि क्रांतिकारियों को जो है मानवीय व्यवहार जो है जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था जेल पे। तो इन्होंने पता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, क्योंकि जतिन दास जो है एक महान क्रांतिकारी हुए हैं और ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के भी सदस्य रहे हैं और ये बम बनाने में काफी निपुण थे। और इनको बाद में जेल में रहते हुए हड़ताल के बाद ये भूख बिना खाना खाए 64 दिन तक रहना कितनी कठिन और तपस्या की बात है। और जतिन दास जो है हमारे बीच नहीं रहते हैं, जतिन दास ठीक है। Who among the following was the leader of revolution 1857 in Assam? 1857 की जो क्रांति हुई है उसमें असम के लीडर कौन थे? तो आपको पता है दीवान मनीराम दत्ता। बाद में पता है अंग्रेज सरकार इनको पकड़ करके कलकत्ता में इनको फांसी देती है कोलकाता में। आप सभी को पता है पुरंदर सिंह भी लीडर थे लेकिन मनीराम दत्ता जो है इनकी असम में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी 1857 के रिवॉल्ट के दौरान। तो ये भी आपको याद रखना। जैसे 1857 की क्रांति के प्रमुख लीडर कहां पर कौन से हुए हैं ये अक्सर आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति जो है जो रिवॉल्ट है मैं उसको क्रांति बोलता हूं अक्सर। 1857 का जो रिवॉल्ट है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में जाना जाता है। वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। तो ये 1857 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना दीवान मनीराम दत्ता। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारत की आजादी में सिर्फ क्रांतिकारियों से भी हटकर के एक संगठन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। अंग्रेज जो है जिसके फाउंडर थे, यदि आपसे कहा इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी हुई एक संस्था
जिसके फाउंडर एओ हुम साहब थे, ठीक है, इनके द्वारा इसको संस्था को बनाया गया था ताकि भारतीयों को राजनीतिक तरीके से चेतना जगा करके भारत की आजादी की दिशा में प्रयास किया जाए। लेकिन बाद में इस इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है लगातार काफी भूमिका में रहती है, दो गुटों में भी बढ़ती है, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट गुट जो है बढ़ जाता है। कुछ युवा है जो कहते थे खून का बदला खून, और कुछ लोगों का ये कहना था आवेदन और निवेदन पे ही आजादी पाई जा सकती है। तो आपको पता है पहले मुस्लिम जो प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन हुए? पहली मीटिंग बॉम्बे में हुई और पहले प्रेसिडेंट है WC बनर्जी, आपको याद रखना है। दूसरे प्रेसिडेंट कौन हुए? कोलकाता मीटिंग हुई, दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट हुए। तीसरी मीटिंग एम फॉर मद्रास, और मद्रास में पहले प्रेसिडेंट कौन हुए? एम फॉर मुस्लिम, और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जो है मद्रास में, यदि आपसे कहा जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग पे ये हुए थे। तो इनका नाम भी आपको याद रखना, मद्रास में मीटिंग हुई थी, वहां पर प्रेसिडेंट हुए थे। और फिर उसके बाद इलाहाबाद में मीटिंग होती है। यदि आपसे पूछा जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहले अंग्रेज प्रेसिडेंट कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। ठीक, इसके बाद चौथी मीटिंग में फिर यदि आपसे कहा जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस का वह सेशन, कोलकाता का सेशन जहां पर वंदे मातरम गाया गया था, तो कोलकाता सेशन में 1896 में। यदि आपसे कहा जाए वह सेशन जहां पर जनगण मन जो है हमारा जो राष्ट्रगान है उसको गाया गया था, तो 11 का सेशन 1911 कोलकाता का सेशन। यदि आपसे पूछा जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस का वह सेशन जहां पर पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है, तो आपको याद रखना एनी बेसेंट 1917 का कोलकाता सेशन। यदि आपसे कहा जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस का वह सेशन जहां पर गांधी जी एक बार प्रेसिडेंट बने, तो बेलगांव का सेशन 1924 का। यदि आपसे कहा जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस का वह सेशन जहां पर यदि आपसे पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट बनी है सरोजिनी नायडू, तो कानपुर सेशन 1925। यदि आपसे कहा जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस का वह सेशन जहां पर पूर्ण स्वराज घोषित किया गया, तो आपको याद रखना है लाहौर सेशन। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का वह सेशन यदि आपसे कहा जाए जहां पर सुभाष बाबू जो है अध्यक्ष हुए थे, तो आप सभी लोग जानते हैं फैजपुर सेशन के बाद 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है, हरिपुरा और फिर त्रिपुरी का सेशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। अक्सर आपने परीक्षाओं में यहां से आए हुए सवाल जो है देखे होंगे। तो याद रखिएगा ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है। आगे आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी वीडियो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। अभी मैं जो है शुरुआत कर रहा हूं मॉक से। वजह यह है कि मॉक में आप थोड़ा सा सभी लोग इंटरेक्ट हो जाए, उसके बाद मैं पढ़ाना भी शुरू करूंगा। बहुत ही अच्छे लेवल पे आप सबको यहां पर कंप्लीट जीएस की तैयारी जो है सभी परीक्षाओं के लिए, जो सभी भारत में चलने वाली जो भी परीक्षाएं यूपीएससी से लेकर के सभी परीक्षाओं के लिए मैं करवाऊंगा। तो नेक्स्ट यहां पर हु फर्स्ट सजेस्ट इन द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन बंगाल। आपको पता है बंगाल का विभाजन जो है ये बहुत ही मतलब कि अंग्रेजों के द्वारा की गई एक दर्दनाक घटना थी, ठीक है। बंगाल का विभाजन जो है उस समय अंग्रेज कहते हैं हम तो इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो इतनी अच्छे से काम नहीं कर पाता, प्रशासनिक शिथिलता दिखती है कहीं ना कहीं, इतना बड़ा क्षेत्र है तो हम इसको बांट देते हैं। जबकि बांटने की मूल वजह थी बंगाल जो है प्रबुद्ध वर्गों का एक बड़ा केंद्र था, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग जो है यहां पर रहा करते थे और भारत की आजादी के लिए यहीं से सबसे ज्यादा जो है बिगुल जो है बजे हुए हैं। तो आपको बता दें कि बंगाल का विभाजन जब हुआ था तो बंगाल के विभाजन के बाद जो है जो भारतीय थे उन्होंने यहां पर यह तय किया गया था कि हम स्वदेशी आंदोलन शुरू करेंगे। बंगाल विभाजन के ही विरोध में स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था। और आपको पता है बायकॉट जो है कि हम विदेशी वस्तुओं का या अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों की फैक्ट्रियों में बनाई गई वस्तुओं का हम बहिष्कार करेंगे। अंग्रेजी स्कूलों में जो है जो अंग्रेज सरकार के बनाए हुए स्कूल हैं उनमें अपने बच्चों को भी पढ़ाई के लिए नहीं भेजेंगे। तो आपको बता दें बायकॉट शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग जो है कृष्ण कुमार मित्र ने अपने न्यूज़पेपर संजीवनी नाम के पत्र में किया था। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, उनको नहीं पता होता है। और यदि आपसे कहा जाए जब बायकॉट शुरू किया गया था, आपसे कहा जाए बंग भंग का आंदोलन हुआ था 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हो रहा था बनारस में और बनारस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 में यदि आपसे कहा जाए सेशन कहां पर हुआ था, जो उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आपको पता है 1906 का सेशन कोलकाता में हुआ था और वहीं पर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। फिर 1907 का जो सेशन होता है वह सूरत में होता है, रास बिहारी बोस जो है प्रेसिडेंट बनते हैं और सूरत अधिवेशन जो है कांग्रेस का वह अधिवेशन है जिसमें दो पार्टियों में जो है गरम दल और नरम दल में जो है कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। क्योंकि कांग्रेस के विभाजन के पीछे वजह जो है बंगाल के विभाजन पे कांग्रेस का ना कुछ कर पाना, आवेदन और निवेदन पे कुछ ना कर पाना और खून के बदले खून वाली जो भाषा है उसके आधार पे फिर यहां पर क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेंगे। इंकलाब जिंदाबाद जो है एक बहुत ही आदर्श वाक्य है छोटे भाइयों, आप सभी लोग जानते हैं, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्लोगन है। आपको बताइए इंकलाब जिंदाबाद जो है किसने बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नारा जो है किसने दिया था? तो आप सभी को पता है सरदार भगत सिंह ने जब असेंबली पे बम फेंका था, इनके साथ बटुकेश्वर दत्त थे, बम फेंका। बम फेंकने का उद्देश्य यह नहीं था कि किसी को चोट लगे,
बम को इस तरीके से फेंका गया था जहां पर कोई भी ना बैठा था, लेकिन असेंबली में जो बैठे, सेंट्रल असेंबली थी, उनमें बैठे जो बहरे अंग्रेज हैं उनकी कानों पे हमारी जो है दर्द की आवाज जो है पहुंचे। तो आपको बता दें सरदार भगत सिंह ने बम फेंका था और इंकलाब जिंदाबाद का नारा देकर के अपने आप को कैद करवा दिया था। तो आपको यह पता होना चाहिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है, जो एक क्रांतिकारी संगठन था, उसकी एक महत्वपूर्ण घटना थी जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। आपको पता है भारत में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के लिए जो भी उनके सामने होता था तो ये क्या करते थे, दूसरे राजाओं को अपने साथ मिलाकर के उनको खत्म करने का काम करते थे। जैसे एंग्लो मैसूर वार हुआ है, एंग्लो सिख वार हुआ है, एंग्लो यदि आपसे कहा जाए मराठा वार हुए हैं, तो एंग्लो जो मैसूर वार है, लेकिन एंग्लो निजाम वार नहीं हुआ है। तो एंग्लो यदि आपसे कहा जाए मैसूर वार जो है, इस मैसूर वार में यदि आपसे पूछा जाए कि 4 युद्ध हुए थे। अंग्रेजों का जो मॉडल था वार, ट्रिटी, वार और ट्रिटी। अंग्रेजों का ये मॉडल था कि हमें पहले युद्ध लड़ना है, लगे कि हार रहे हैं तो ट्रिटी कर लेनी है, और ये फिर युद्ध लड़ना है, लगे कि हार रहे हैं तो फिर संधि कर लेना है, यदि फिर युद्ध करना है सामने वाले को कमजोर करके, या तो वो हारेगा तो उसको अधीन कर लेना है। तो अंग्रेजों ने पहले एंग्लो मैसूर वार में मैसूर का जो राजा था हैदर अली था, जो बहुत ही ज्यादा मतलब कि एक बोलेंगे समझदार और मतलब कि पूरी तरीके से युद्ध जो है युद्ध लड़ने में सक्षम व्यक्ति था। और आपको बता दें पहला एंग्लो मैसूर वार जो होता है, उस मैसूर वार में हैदर अली वाज डिफीटेड। ये पॉइंट गलत है, ठीक है, क्योंकि हैदर अली नहीं हारा था, यहां पर अंग्रेज हारे थे, और अंग्रेजों को हार का जो स्वाद है वो मद्रास की संधि के साथ चखना पड़ा था। ठीक है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार है, हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, यहां पर अंग्रेजों ने हैदर अली को हराया था, लेकिन हैदर अली इतना कमजोर नहीं हुआ था। बीच में ही हैदर अली की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और इसका जो बेटा है हैदर अली के, टीपू सुल्तान, वह जो है इस अंग्रेजों के बीच जो है लड़ाई करते रहते। बाद में एक संधि होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है, ममंगश्री। फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वार, टीपू सुल्तान वन द वार। नहीं, टीपू सुल्तान इस युद्ध को हारा था, और श्रीरंगपट्टनम जो कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी, जहां पर ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था टीपू सुल्तान ने, ठीक है, यदि आपसे कहा जाए स्वतंत्रता का वृक्ष, वहां पर श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, और टीपू सुल्तान को पूरी तरीके से घेर करके एक जगह श्रीरंगपट्टनम में रख दिया गया था। चौथा एंग्लो मैसूर वार होता है, टीपू सुल्तान वार डिफीटेड। तो ये भी गलत है कि ये मतलब कि जीता था, ये जीता नहीं था, ये भी पॉइंट गलत है, ये भी पॉइंट गलत है। एक ही सही है, टीपू सुल्तान वार डिफीटेड। चौथा एंग्लो मैसूर वार जो हुआ है, इसमें टीपू सुल्तान हारा था, और हारने के बाद मारा भी गया था मिडिल ऑफ द वार, और युद्ध में ही ये मारा गया था। तो ये चौथा वाला बिल्कुल सही है। तो 3 संधियां हैं। यदि आपसे कहा ट्रीटी ऑफ मैंगलोर पहले एंग्लो मैसूर वार का परिणाम थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास पहले एंग्लो मैसूर वार, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर सेकंड का, थर्ड का श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको मैंने इतना बड़ा सवाल इसलिए कर दिया था कि एक साथ सारी चीजें जो है क्लियर हो जाए। Who among the following was not associated with liberal in Indian नेशनल कांग्रेस? यदि आपसे कहा जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस में, मैंने बताया कि जब 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस विभाजित हो गई, मतलब गरम दल और नरम दल में। और आपको बता दें इनमें से कुछ लीडर थे जो कि गरम दल के थे, और एक लीडर ऐसे भी हैं जो कि मतलब एक लीडर ऐसे हैं जो कि गरम दल के, बाकी सब नरम दल के हैं। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, और यदि आपसे कहा जाए दादा भाई नौरोजी, ये सारे के सारे जो लीडर हैं आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है, लिबरल लीडर हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से कौन नहीं है? लाल लाजपत राय। यदि आपसे कहा जाए लाल बाल पाल, अक्सर सवाल आता है, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जो हैं, ये 3 ऐसे छोटे भाइयों लीडर हुए हैं जो कि क्या थे? क्रांतिकारी थे। इनका एक मानना था कि हम पता है अंग्रेजों से सिर्फ आवेदन और निवेदन पे काम नहीं चलेगा, हमें पता है अंग्रेजों को भगाना है तो लाठी और डंडे का भी सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल यहां पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक? यदि आपसे कहा जाए इनमें से कौन सा आंदोलन है जिसमें महात्मा गांधी ने, ठीक है, भूख हड़ताल में अपने जो है हथियार के रूप में यूज किया था? तो गांधी जी जब भारत आते हैं तो गांधी जी 3 आंदोलन करते हैं। एक तो चंपारण 1917 में, ठीक है, उसके बाद अहमदाबाद, और अहमदाबाद के जो मिल मजदूरों का आंदोलन है, इसमें पता है उस समय प्लेग महामारी फैलने की वजह से जो मिल मजदूर थे उनको बोनस उचित न मिलने की वजह से गांधी जी उनके साथ अनशन में बैठे थे। और यहीं पर पहली बार जो अहमदाबाद में गांधी जी ने क्या किया था, भारत में भूख हड़ताल के प्रयोग को पहली बार देखा था, ठीक है। और मजदूरों के साथ गांधी बैठ करके मजदूरों के साथ जो है बहुत जल्दी घुल मिल गए थे, और गांधी को पूरे देश में पहले तो किसानों ने, चंपारण के किसानों ने हीरो घोषित कर दिया था, और आपको बता दें रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा घोषित कर दिया था। और आपको बता दें अहमदाबाद जो हंगर स्ट्राइक हुई, इसमें भी गांधी पता है जो उस समय के अहमदाबाद में मिल मालिक थे उनको भी झुकाते हैं, और अंग्रेजी सरकार और मिल मजदूरों से, मिल मालिकों से जो मजदूर हैं उनके लिए जो है यहाँ पर बहुत सारा बोनस भी दिलवाते हैं।
टू होम रूल लीग वाज स्टार्टेड 1915 एंड 16, ठीक है, अंडर द, यदि आपसे 1915 एंड 1916 अंडर द लीडरशिप ऑफ, यदि आपसे कहा जाए जो भारत में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ है छोटे भाइयों, उसके प्रमुख लीडर जो है कौन थे। बहुत ही प्यारा सवाल है। तो आपको पता है भारत में जो होम रूल आंदोलन शुरू हुआ है उसमें सबसे पहले जो प्रमुख लीडर थे तिलक, सबसे पहले तिलक का होम रूल आता है, फिर उसके बाद एनी बेसेंट का होम रूल आता है। ये होम रूल जो है, ये शब्द का प्रयोग जो है आयरलैंड में किया गया था, और आयरलैंड के इस आंदोलन को भारत में भी लाया गया कि हम, पता है, होम रूल की बात करते हैं कि हमें अपना जो है स्वशासन चाहिए। तिलक जो है होम रूल आंदोलन की शुरुआत करते हैं, जिनका क्षेत्र था महाराष्ट्र, ठीक है, बरार और बीदर का एरिया थोड़ा सा। लेकिन एनी बेसेंट का जो होम रूल है वो महाराष्ट्र में मुंबई, और मुंबई के अलावा संपूर्ण भारत में एनी बेसेंट ने सितंबर में होम रूल जो है 1916 में शुरू किया था। इन्होंने अप्रैल में, इन्होंने सितंबर में, ठीक है। तिलक के होम रूल आंदोलन में यदि आपसे कहा जाए इनके जो सचिव थे तो केलकर साहब थे, आप लोग जानते हैं। तिलक ने अपने होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए दो अपने पेपर केसरी और मराठा का सहयोग लिया था। वहीं पर एनी बेसेंट ने, जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर थी और भारत जो है आई हुई थी, आड्यार मद्रास में रहती थी, और इन्होंने होम रूल आंदोलन को जब शुरू किया तो इन्होंने भी दो पेपर थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से भारत में जो है होम रूल आंदोलन की जो है प्रचार और प्रसार की जिम्मेदारी निभाई थी। हुए अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी ऑफ 1857, ठीक है, हैड द रियल नेम रामचंद्र पांडुरंग। यदि आपसे कहा जाए इनमें से 1857 की रिवॉल्ट के दौरान जो है महान क्रांतिकारी कौन थे जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो आपको पता है ये महान योद्धा जो है तात्या टोपे थे, और तात्या टोपे पहले, पता है आपको, पता है नाना साहब के कमांडर इन चीफ होते हैं। लेकिन नाना साहब यहां से युद्ध लड़ने के बाद जब युद्ध के परिणाम नकारात्मक होते हैं तो नाना साहब, आपको पता है, नेपाल चले जाते हैं। लेकिन तात्या टोपे, पता है, अपने भरोसे के साथ, अपनी हिम्मत के साथ जो है रानी जो है लक्ष्मीबाई के पास जाते हैं और उनकी लड़ाई में जो है कालपी को अपने अधीन करते हैं और रानी के साथ मिलकर के अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने काम करते हैं। बाद में ये जो है वीर गति को प्राप्त करते हैं, इनको पकड़ करके अंग्रेज मारते हैं, ठीक है। रॉलेट एक्ट जो है किस वायसराय ने पारित किया था? रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जो कि बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून, ठीक है। ना आपको वकील मिलेगा, ना आप दलील दे सकते हैं कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, और ना ही आप कहीं पर अपील कर सकते हैं। तो आपको बता दें एक ऐसा ब्लैक लॉ जो है ये अंग्रेज सरकार ने क्रांतिकारियों के लिए दमन करने के लिए जो है शुरू किया था, जो कि 1919 में आया था। और उस समय जो है 1919 में, जब आप लोग जानते होंगे कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है भारत में क्या होते हैं, वायसराय हुआ करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। रॉलेट एक्ट के बारे में भी याद रखिएगा। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ये जो है एक कानून जो है ब्लैक कानून बनाया गया था। Who was the author of the book नील दर्पण? आपको पता है नील दर्पण नामक एक जो है नाटक है जो कि एक इंडिगो फार्मर से जुड़ा हुआ है। 1959 और 60 के आसपास जो है इंडिगो जो है नील की खेती करना जो है, अंग्रेज सरकार कुछ ऐसे कानून भी बनाए हुए थे जो वाकई में बहुत ही काले कानून थे। जबरदस्ती हमें पता है नील की खेती करनी पड़ रही है, जबकि उसी भूभाग में यदि हम चावल बोते हैं तो उत्पादन ज्यादा होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो भारत में बहुत सारे जो है मतलब कि किसानों ने इसका विरोध भी किया था, और उस समय बंगाल की जमीन पर जो है विश्वास बंधुओं ने इसका विरोध किया। उसी कथानक पे एक नाटक जो है नील दर्पण, ये लिखा था, यदि आपसे कहा जाए, दीन बंधु मित्र साहब ने, और ये नाटक जो है बहुत ही फेमस है। उसी दर्द और मर्म को जो है इस नाटक में इन्होंने बयां किया था, और ये नाटक जो है गांव गांव लोगों को अवेयर करने के लिए भी दर्शाया जाता था। फॉर द फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज डिक्लेयर बाय कांग्रेस। यदि आपसे कहा जाए कांग्रेस पहले, पता है, डोमिनियन स्टेट की बात करती है नेहरू रिपोर्ट में, लेकिन पूर्ण स्वराज की बात जो है 1929 में जवाहरलाल नेहरू जब, पता है, लाहौर सेशन में अध्यक्ष बनते हैं तो कहते हैं अब बहुत हो गया, हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और पूर्ण स्वराज की बात जो है, पूर्ण स्वाधीनता की बात जो है, यदि आपसे कहा जाए कहां पर की जाती है, लाहौर सेशन में की जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन पे। इस सेशन में जेएल नेहरू प्रेसिडेंट थे। यह सेशन लाहौर रावी नदी के किनारे हुआ था। रावी नदी के किनारे आपको पता, मध्य रात्र में, ठीक है, घंटा बजा करके इस सेशन को मतलब कि काफी गति दिया जाता है, जोश दिया जाता है, और जवाहरलाल नेहरू यहीं पर झंडा फहराते हैं। और यहीं पर तय होता है कि 26 जनवरी जो 1930 आएगी, मतलब कि 29वें सेशन हुआ कि हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। बाद में वही 26 जनवरी जो है हमारे देश के रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। इस, यदि आपसे कहा जाए सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी अभिनव भारत, आपको पता है पहले फेज के जो क्रांतिकारी हुए हैं उनमें वीडी सावरकर का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, और अभिनव भारत और मित्र मेरा नाम के संगठन बना करके, ठीक है, वीडी सावरकर ने महाराष्ट्र में जो क्रांति जो फैलाने की जो अलग जो है लगातार फैलाई थी। बाद में ये यहां से कहां चले जाते, लंदन चले जाते हैं, जो कि इंडिया हाउस में रहते हैं, वहां से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करके नासिक कॉन्स्पिरेसी के जुर्म में इनको पता है उम्र कैद की सजा दे दी जाती है,
ठीक है। व्हाट वाज द उलगुलान रेविलियन, आप सभी लोग जानते हैं उलगुलान रेविलियन जो है 1893 से 1900 के आसपास ये चला था। और उलगुलान विद्रोह के लीडर कौन थे, तो आपको पता है बिरसा मुंडा, इसको मुंडा रिवॉल्ट भी बोलते हैं। उलगुलान जो है ये होता है महान हलचल, उलगुलान का मतलब है। और ये बिरसा मुंडा यूपीएससी में भी आया हुआ अभी हाल ही में सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी इज नोन एज, यदि आपसे कहा जाए शहीद स्वराज आइलैंड, यदि आपसे कहा जाए शहीद स्वराज आइलैंड इन अंडमान निकोबार, आपको पता है अंडमान निकोबार में 1943 में आपको पता है सुभाष चंद्र बोस ने जो है यहां पर भारत का तिरंगा फहराया था। और यहां का जो आइलैंड था हैवलॉक आइलैंड, उसका नाम बदल करके अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कर दिया, हैवलॉक का नाम स्वराज। यदि आपसे कहा रॉस का नाम, रॉस आइलैंड का नाम बोस, और नील आइलैंड का नाम यदि आपसे कहा जाए शहीद कर दिया है। तो कई बार सवाल आता है, हैवलॉक का नाम स्वराज, नील का नाम शहीद, नील आइलैंड है अंडमान निकोबार में, उसका नाम बदला है इन्हीं की याद में, और साथ ही साथ रॉस आइलैंड जो था उसका नाम बोस कर दिया है। तो याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह वाज नॉट लीड द महात्मा गांधी, इनमें से कौन सा सत्याग्रह है जब गांधी जो है जिसमें भूमिका नहीं निभाते हैं। तो आपको पता है गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, बारदौली सत्याग्रह जो है 1928, यदि आपसे कहा जाए इसमें गांधी जी की कोई भूमिका नहीं होती है। खेड़ा रिवॉल्ट आप लोग जानते हैं कि गांधी जी जब आते हैं 1918 में खेड़ा रिवॉल्ट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन बारदौली का जो किसानों का सत्याग्रह था, किसानों ने जब फसल में आमदनी न होने पर विरोध किया था, तो लगान न चुकाने का, तो उस समय वहां पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन को 1928 में लीड किया था। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यदि आपसे कहा जाए कि पहली जो है, यदि आपसे कहा जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट जो है कौन हुई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है वह कौन हुई है, तो आपको याद रखना एनी बेसेंट। कब हुई है, तो आप लोग ये भी याद रखना 1917 में हुई है। कहां पर, तो आप बोलिएगा कोलकाता सेशन पे। और यदि आपसे कहा जाए भारतीय महिला प्रेसिडेंट कौन हुई है, तो आप बोलना सरोजिनी नायडू। कब, 1925 कानपुर सेशन में। यदि आपसे कहा जाए पहली अंग्रेज महिला प्रेसिडेंट कौन हुई है, तो आप सभी को पता है नेल्ली सेन गुप्त, ठीक है। और ये पहली महिला अंग्रेज हुई थी, ये पहली भारतीय महिला है। यदि आपसे कहा जाए फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो कि 1925 में बनी थी, और पहली महिला यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रथम महिला, तो आप क्या बोलेंगे, एनी बेसेंट का नाम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among following was the Prime Minister of the United Kingdom at the time of Indian independence? निम्न में से कौन से भारत की स्वतंत्रता के समय यूनाइटेड किंगडम जो यूके है उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे, हुए थे, तो आपको पता है क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली जो है भारत पहले भी आ चुके थे, किस आंदोलन में, तो आप बोलना जब साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में जब पहुंचा था, तो उसके सदस्य के रूप में भी आए हुए थे। ये लेबर पार्टी के मेंबर होते हैं। और जब 19 आपको पता है 39 से लेकर के 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चलता है, तो उस समय जो चर्चिल की नीतियां हैं उसका विरोध होता है, और इंग्लैंड में आपको पता है लेबर पार्टी की सरकार आती है। और लेबर पार्टी सरकार के द्वारा जो है यहां पर प्रधानमंत्री के रूप में क्लेमेंट एटली आते हैं, जो भारत की आजादी के पक्षकर थे। और इन्हों के द्वारा जो है रेजोल्यूशन पास करके इंडिया में कैबिनेट मिशन भेजा जाता है, और कैबिनेट मिशन जो है भारत में किस तरीके से सरकार चलानी है वो उसके लिए बात करता है, और एक तरफ संविधान सभा का निर्माण करता है। भारतीयों के द्वारा एक खूबसूरत संविधान जो है वह तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, Which of the following pair is not correctly match, आप सभी को पता है कि भारत में धर्म सुधार आंदोलन के लिए जो है बहुत सारे जो है संस्थाएं बनाई गई। उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है फादर ऑफ इंडियन रेनेसां राजा राम मोहन राय की होती है, जिन्होंने ब्रह्म समाज 1829 में बनाया हुआ था। और यह समाज जो है भारतीयों को सती सिस्टम जैसे जो बाल विवाह जैसे जो अपराध हैं, और भी अन्य जो हैं, यदि आपसे कहा छुआछूत, जात पात, इन सब के विरोध में और इंग्लिश शिक्षा के लिए प्रमोट करने की दिशा में राजा राम मोहन राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय जी को ही भारत के पहले पुनर्जागरण के पिता, भारत के पहले प्रेस के पिता इन्हीं को कहा जाता है। इन्होंने ही मिरातुल अखबार जो है भारतीयों के लिए क्रांति जगाने का काम किया था। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज के फाउंडर हैं। इनके द्वारा 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज बनाया गया, इसका हेडक्वार्टर फिर लाहौर ले जाया गया। और इनके द्वारा जो है ये कहा गया कि वेदों में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है जिसको लेकर के आज जो भ्रांतियां हैं, और हमारे जो भाई बंधु हैं जो मतलब कि अपने हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने आर्य समाज के माध्यम से वेदों की ओर लौटो जैसे अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वेदों की ओर लौटो जैसी बातें कहीं, और कहा कि आप वेदों की तरफ लौटिए, ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। स्वामी विवेकानंद जो कि अपने गुरु जो है रामकृष्ण मिशन, उनके याद में पता है एक मिशन चलाते हैं। महादेव गोविंद रानडे जो है ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर नहीं है, इनका कोई नाता नहीं है, ये प्रार्थना समाज बनाते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर जो है वो आपको पता है भारतीय कोई नहीं था, मैडम ब्लावस्की, ठीक है। और साथ ही साथ अमेरिकन कैप्टन जो है कर्नल जो है ऑलकॉट जो है, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई थी, जो भारत में इसी प्रकार से लोगों को अवेयर करने का काम करती है, ठीक है।
और महादेव गोविंद रानडे की प्रार्थना समाज है, जो कि आपको पता है महाराष्ट्र में, जो कि केशव चंद्र सेन जो है, जब ये राजा राम मोहन राय का प्रभाव मतलब नहीं रहते तो उसके बाद जो केशव चंद्र सेन जो है इसको थोड़ा सा जो ब्रह्म समाज इसको फैलाने का काम करते हैं। और उसी समय महादेव गोविंद रानडे जो है उन्हीं के प्रभाव में आकर के महाराष्ट्र में, ठीक है, चेतना जगाने का काम करते हैं, लोगों को जगाने का काम जो है यहां पर इन्होंने किया था। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द गदर पार्टी। यदि आपसे कहा जाए गदर पार्टी जो कि एक महत्वपूर्ण संस्था है और क्रांतिकारियों का एक ऐसा समूह जो कि भारत के बाहर भी अंग्रेजों को चैन से नहीं सोने दे रहा था, वो थी गदर पार्टी। गदर पार्टी के जो फाउंडर हैं लाला हरदयाल हैं। 1913 में इस पार्टी का हेडक्वार्टर जो है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में बनाया गया था। और आपको पता है इसके पहले प्रेसिडेंट जो है सोहन सिंह भकाना बनते हैं। तो यदि आपसे फाउंडर पूछा जाता तो आप लोग राइट आंसर क्या करते, यहां पर लाला हरदयाल। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया, गदर पार्टी के पहले जो है यदि आपसे कहा जाए सभापति या अध्यक्ष कौन हुए, तो सोहन सिंह भकाना हुए हैं। तो आप इनका नाम भी याद रखिएगा। चौरी चौरा इंसिडेंट वाज रिलेटेड इन विच ऑफ द फॉरेन नेशन मूवमेंट। यदि आपसे कहा जाए चौरी चौरा कांड जो है निम्न में से किससे संबंधित है, तो आपको पता है चौरी चौरा कांड जो है आप सभी लोग जानते हैं 4 फरवरी 1922 को एक ऐसी घटना होती है जो कि गांधी जी का जो 1920 में चल रहा है एक आंदोलन होता है 20 से 22 तक, उस आंदोलन को जो है रोकने का काम करती है। आप सभी को पता है गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और गांधी जी को जब पता चलता है कि मेरा असहयोग आंदोलन जो अंग्रेजों को सहयोग न देने के लिए चलाया जा रहा था, उस आंदोलन में एक चौरी चौरा जो गोरखपुर के पास एक जगह पड़ती है, वहां पर 22 सिपाहियों को भीड़ ने पता है थाने में जला दिया। भगवान अहिर वहां के महत्वपूर्ण लीडर होते हैं, जो कि एक लड़ाई के बाद ये परिणाम होता है। और उसके बाद बापू जो है अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है 12 फरवरी 1922 को वापस ले लेते हैं। तो ये आपको पता है चौरी चौरा कांड जो है असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। गांधी इरविन पैक्ट जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो आपको पता है जब गांधी असहयोग आंदोलन के बाद जेल में रहते हैं, फिर गांधी 19 के बाद फिर से सक्रिय होते हैं, अपने यंग इंडिया न्यूज़पेपर में कुछ मांगे 11 सूत्री मांगे रखते हैं, लेकिन अंग्रेज सरकार उनको नहीं मानती है। तो गांधी फिर एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खड़ा करते हैं और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद यह तय होता है कि कुछ भारतीयों को यहां से लंदन बुलाया जाता है कि गोलमेज सम्मेलन पार्टिसिपेट करें। पहली बार जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, उसमें कोई भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेंबर नहीं जाता है, ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले बी आर अम्बेडकर साहब हैं, लेकिन सेकंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी इरविन पैक्ट के बाद जाते हैं। गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है और वहां जाकर के वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा जो है वहां पर हरिजन की बात कही जाती है और हरिजनों को लेकर के जिस प्रकार से हमारे देश में अंग्रेजों ने मुस्लिम को लेकर के वोट फॉर मुस्लिम का कॉन्सेप्ट दिया था, कम्युनल अवार्ड देने की यहां पर कोशिश की, इससे गांधी क्षुब्ध हो जाते हैं, काफी दुखी होते हैं। वापस आने के बाद फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है सबने अवज्ञा आंदोलन कंटिन्यू शुरू रखते हैं। फिर उसके बाद यहां पर आप सभी को पता है गांधी इरविन जो समझौता है वह सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए हुआ था। हुए अमंग द फॉलोइंग वाज रिलेटेड टू, यदि आपसे कहा जाए कामागाटा मारू इंसिडेंट। कामागाटा मारू जो है एक घटना होती है, आपको पता है ये एक शिप होता है जो कि जापान से लिया गया शिप होता है। इससे बहुत सारे भारतीय जो हैं उनको कनाडा जाना था। वैंकूवर नामक जगह पर भारतीयों को प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि सिर्फ जो है 24 भारतीयों को ही कनाडा में प्रवेश किया जाती थी। लेकिन कनाडा में भी उस समय जो है ब्रिटिश रूल ही चलता था, अंग्रेजी सरकार रूल था, और जहाज में बैठे 376 जो भारतीय हैं उनको वापस भेज दिया जाता है कोलकाता। यही कामागाटा मारू प्रकरण है जिसमें गुरदीप सिंह और भी अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। बहुत सारे लोग आने और जाने के क्रम में रास्ते में शहीद भी होते हैं। और आपको यह भी पता होगा कि कामागाटा मारू प्रकरण पर एक कमेटी बनाई जाती है, शोर कमेटी, जो इसकी जांच करती है और इसके लिए काफी सहयोग करती है, लेकिन कोई परिणाम सकारात्मक नहीं होते हैं। यदि आपसे कहा जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी वाज अप्राइज्ड प्रॉब्लम ऑफ चंपारण, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से कौन से अधिवेशन में महात्मा गांधी ने चंपारण की समस्या को अवगत कराया गया था, तो आपको पता है लखनऊ सेशन। गांधी जी सबसे यहां पर यदि आपसे कहा जाए लखनऊ सेशन में, जब गांधी अफ्रीका से 1915 में आते हैं, लखनऊ के सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। वहां पर एक शख्स हैं राजकुमार शुक्ल, वो मिलते हैं और चंपारण में अंग्रेजों के द्वारा जबरन जो है नील की खेती कराए जाने का विरोध दर्ज कराते हैं और गांधी जी को आमंत्रित करते हैं। राजकुमार शुक्ल के आवेदन पे गांधी यहां पर पहुंचते हैं और गांधी जो है चंपारण में पहुंचकर वहां पर गांधी के साथ जो है महादेवी देसाई, ठीक है, जेबी कृपलानी और आपको पता राजेंद्र प्रसाद जैसे शख्स जो हैं ये जो है आंदोलन करते हैं चंपारण सत्याग्रह। तो यदि आपसे कहा जाए चंपारण सत्याग्रह जो है इसकी नींव कहां से रखी गई, लखनऊ सेशन से रखी गई थी। बनारस सेशन आप सभी लोग जानते हैं कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तब यह सेशन बनारस में हो रहा था, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बने थे। कलकत्ता सेशन 1906 का आप सभी लोग जानते हैं कि कलकत्ता सेशन में यहां पर दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट बनते हैं और यहां पर स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। सूरत अधिवेशन जो है अगला सेशन जो है इंडियन नेशनल, यहां पर महात्मा गांधी कहीं नहीं
पार्टिसिपेट किए, यहीं से पार्टिसिपेट करना शुरू किए, मतलब कि एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किए हैं भारत की। यदि आप सूरत अधिवेशन जो है यहाँ पर राष्ट्र बिहारी बोस जो है प्रेसिडेंट बनते हैं और कांग्रेस जो है यहाँ पर दो धड़ों में बढ़ जाती है, नरम और गरम दल, और यहां से बटी हुई कांग्रेस जो है 1916 के लखनऊ सेशन में यूनाइट हो जाती है। और लखनऊ सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लखनऊ सेशन के अध्यक्ष कौन हुए? अंबिकाचरण मजूमदार हुए, और इस सेशन में सूरत अधिवेशन में जो बटी हुई कांग्रेस है वो यूनाइट होती है, और साथ ही साथ लीग जो है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है यहां पर पैक्ट होता है, इसीलिए इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। हंटर कमीशन वाज सेट अप इन 1990 फॉर इन्वेस्टिगेशन। यदि आपसे कहा जाए हंटर कमीशन जो है ये किस इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाया गया था? 1919 में। छोटे भाइयों, आप सभी को पता है कि रॉलेट एक्ट का विरोध करते समय देशव्यापी आंदोलन चलाए गए। अंग्रेज सरकार एक ऐसा काला कानून लेकर के आए थे जिसमें बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के जो है बात की जा रही थी। गांधी जी भी मतलब इस सत्याग्रह के माध्यम से जो है लगातार जो है आंदोलन को गति दे रहे थे, लेकिन तभी गांधी जी को पलवल के पास पंजाब जाते समय गिरफ्तार कर लिया जाता है। जलियांवाला, आपको पता है जो हत्याकांड होता है उसके पीछे की जो भूमिका होती है, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे जो कुछ महान नेता हैं वहां के पंजाब के, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, उनको अंग्रेज सरकार गिरफ्तार कर लेती है। ठीक है, उनको गिरफ्तारी के बाद जलियांवाला जो है बैसाखी के दिन लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं सत्यपाल बाबू को और कुचलू साहब को किस तरीके से हम बाहर निकालें। इस बहस की खबर जो है अंग्रेज सरकार को पता चल जाती है। बिना परमिशन के लोगों का इकट्ठा होना, अंग्रेज सरकार कहती है कि हमें पता है, ना चाह कर भी एक एग्जिट पॉइंट ही था और गोलियां चलानी पड़ी, लेकिन ये एक निर्मम हत्या जो है अंग्रेजों के द्वारा उस दौरान की जाती है। जलियांवाला हत्याकांड के बाद जो है उसकी जांच के लिए जो है एक कमेटी आती है, उसका नाम है हंटर कमीशन, और भारत की तरफ से भारतीयों के द्वारा एक तहकीकात कमेटी बनाई जाती है जिसमें मदन मोहन मालवीय और अन्य लीडर जो हैं, ठीक है, यहां पर मोतीलाल नेहरू जैसे लीडर भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो हंटर आयोग जो है किस लिए आया था? जलियांवाला हत्याकांड जो कि एक निर्मम हत्या जो है जनरल डायर के द्वारा की गई थी उसकी जांच के लिए आया था। ठीक है, माइकल ओ डायर जो है ये उस समय पंजाब का, जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उस समय पंजाब के गवर्नर हुआ करते हैं। इनकी हत्या जो है हमारे किस एक क्रांतिकारी ने 1940 में की थी? तो आप सभी लोग अभी मूवी में देखते हैं सरदार उधम सिंह जो है इस समय छोटे होते हैं और इस जलियांवाला हत्याकांड के गवाह होते हैं, साक्षात दिखते हैं, और ये अपनी आंखों में उस चीज को बरसाए रहते हैं, और जब ओ डायर को देखते हैं तभी इनके ऊपर गोली चला करके इनकी हत्या कर देते हैं। नेक्स्ट यहां पर हु वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस। जब आप सभी को पता है खिलाफत एक ऐसा इशू था जो भारतीयों के लिए ये लड़ाई नहीं थी, लेकिन भारतीय मुसलमान कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए थे। आपको पता है 1914 और 1918 के बीच जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में तुर्की जो है उस समय जर्मनी का साथ देता है, और जो ब्रिटिशर्स हैं वह जब हरा देते हैं जर्मनी को तो तुर्की के ऊपर भी बहुत सारे प्रतिबंध लगाते हैं। लेकिन भारतीय मुसलमान इस बात पे हमेशा सहमत हुए थे कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वार में साथ देंगे आपका, लेकिन युद्ध के परिणाम के बाद ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि तुर्की का जो राजा होता है सुल्तान, वो हमारा खलीफा है, धार्मिक प्रमुख है, आप उसको मतलब कि पद से ना हटाइएगा, ना कोई उसके साथ बहुत सारे आपराधिक मतलब कि बहुत सारी चीजें मत थोपिएगा। आपको बता दें जब वर्ल्ड वार खत्म होता है, सेवर्स की संधि होती है, भारतीय मुसलमानों को एक ना गुजरती है क्योंकि तुर्की को बांटने का अंग्रेज सरकार काम कर रही थी। तभी यहां पर एक भारत में विरोध आंदोलन होता है, और आपको बता दें मौलाना शौकत अली, ठीक है, और साथ ही साथ अन्य लीडर जो हैं, शौकत बंधु जो हैं, ये लीडिंग करते हैं, ठीक है, और महात्मा गांधी भी इस आंदोलन में कूद जाते हैं, क्योंकि गांधी जी का पहला प्रयोग क्या था? चंपारण में किसानों का साथ देना, दूसरा मजदूरों का साथ देना। गांधी जी का तीसरा प्रयोग था भारतीय मुसलमानों को भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए लाना। तो गांधी जी इस आंदोलन में कूदते हैं, और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की जो मीटिंग दिल्ली में होती है उसमें ये पहले प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर यहीं से गांधी असहयोग आंदोलन को भी गद देते हैं। आफ्टर व्हिच इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, हिमालयन ब्लंडर। आप बताइए गांधी जी ने किस एक घटना के बाद जो अपने असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू किया था उसको कहा था हिमालयन ब्लंडर हो गया। तो हिमालयन ब्लंडर शब्द का प्रयोग जो है गांधी जी ने इस आंदोलन के लिए किया है। और आपको बता दें किस आंदोलन के लिए, तो आप लोग याद रखना चौरी चौरा घटना के लिए किया, क्योंकि चौरी चौरा घटना जो है जो 4 फरवरी 1922 को एक घटना होती है ना, तो गांधी के 2 साल से चले हुए आंदोलन को एक बार रोकना पड़ता है गांधी को, क्योंकि गांधी जी कुछ भी हो सकता था, हिंसा के रास्ते पर आंदोलन और भारत की आज़ादी नहीं लिखना चाहते थे। ये गांधी जी थे जिन्होंने ये आंदोलन जब वापस लिया तो गांधी जी का सभी देश के युवा नेताओं ने विरोध किया था। जेएल नेहरू ने भी विरोध किया, कहा ये बिल्कुल सही नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने भी इसका विरोध किया, लेकिन बापू ने कहा था कोई बात नहीं है, आंदोलन तो मैं पता है रेत की बारूद की मुट्ठी में भर करके भी खड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और यदि सेशन पसंद आया हो सेशन को लाइक करें, और एग्जाम फर्स्ट को आप सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ें, और डेली मैं आपको इस तरीके से बेहतरीन सेशन प्रोवाइड करूंगा। ढेर सारे बेहतरीन सवाल आने वाले समय में, बहुत ही प्लानिंग के साथ में बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट और बेस्ट करंट अफेयर की चीज़ें भी आपको पढ़ाऊंगा। इस वीडियो को आप शेयर करके सब्सक्राइब और बेल आइकॉन की बटन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।